आप देख रहे हैं जनमत की पुकार के सबसे चर्चित कार्यक्रम जनमत की बात आर के जायसवाल के साथ। इस कार्यक्रम में हमारे आज सबसे खास मेहमान हैं रामपुरा वार्ड के निगम पार्षद राजीव यादव जी। राजीव यादव जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार जी। आपने राजनीति में कदम कैसे और क्यों रखा, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं अन्ना जी ने जब आंदोलन शुरू किया था, उनके आंदोलन से प्रोत्साहित होकर मैंने आंदोलन ज्वाइन किया और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि फिर डिसीजन हुआ कि हम लोग पार्टी बनाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पार्टी बनी। उसके बाद हमारे तोमर भाई साहब ने ज्वाइन किया, जितेंद्र सिंह तोमर जी ने, तो उनके साथ साथ ही मैंने पार्टी की सदस्यता भी ले ली तोमर जी के मार्गदर्शन में चलते हुए। तो ये तो मेरा ज्वाइनिंग करने का रहा है। अपने बचपन के बारे में बताएं, आपसे स्कूली शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई, लालन पालन आपका कैसे हुआ। देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे हम बैठे राजा पार्क है और सौभाग्य से मैं यहीं से मैं पार्षद हूँ। और शकूरपुर गांव जो दिल्ली का ऐतिहासिक गांव है, बहुत पुराना गांव है, 700 साल पुराना गांव है। मेरा जन्म यहाँ पे हुआ शकूरपुर गांव में। इसके बाद जो मेरी एजुकेशन रही वो MM पब्लिक स्कूल राजा पार्क में है, यहाँ पे मैं पढ़ा हूँ। और सबसे खास बात ये थी कि मैं शकूरपुर गांव से पैदल ही जाता था MM स्कूल में। तो तकरीबन ये 10 साल लगातार ये सिलसिला चलाया पैदल जाने का। तो शकूरपुर गांव से जितने भी मेरे साथ मेरे दोस्त थे, उनके मम्मी पापा से मिलना, परिवार से मिलते हुए मैं यहाँ आता था। और ये इसीलिए मेरा सारा अपना परिवार है। आज सारा राजा पार्क, सारा श्रीनगर, सारा शकूरपुर गांव मेरे साथ ही पड़ा हुआ है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को इनकी सेवा करने का मौका मिलता है। इसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन करी है, तो उसके बाद मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। एक निगम पार्षद के रूप में आप कैसे अपने आप को संभालते हैं। देखिए, मैं बता दूं, मैं 2015 में हमने इलेक्शन लड़ा था, 2017 में इलेक्शन लड़ा था और मैं पार्षद बना था। लेकिन ये काम मैं संभाल रहा हूं 2012 से ही, जब हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री तोमर जी ने जब पार्टी ज्वाइन करी, तभी से मैं उनके साथ उनके मार्गदर्शक पर काम करता आया हूं, उनसे प्रेरणा लेके काम करता आया हूं। और जिस हिसाब से उन्होंने बताया, क्योंकि अपने आप में उनको 25-30 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो उनके एक्सपीरियंस से मैंने सीखा कि कैसे काम कराया जाता है। तो ये काम तो मैं काउंसलर बनने से पहले ही कर रहा था कि गलियों का काम है, रख रखाव का काम है, लाइट का काम है, कोई पानी की समस्या है, किसी तरह की कोई भी समस्या है, तो अब यही काम मैं देख रहा हूँ। और अब तो मेरी रगों में बस गया है काम। आप गाँव से आते हैं जी। गाँव की संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है जी। देखो, जो हमारी जरूरतें जो हमारी बढ़ रही है, आज कल को बड़े बड़े घर हुआ करते थे, घेर हुआ करते थे, लेकिन आज पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन का बढ़ना ही गांव का खत्म होना है। क्योंकि आज पहले जो एक परिवार 500 गज के मकान में रहता था, अब 25 गज के 5 फ्लोर के मकान में 5 फैमिली रहती है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव की प्रथा, गांव की संस्कृति हमारे यहाँ होनी चाहिए दिल्ली में। जी। पिछले 5 सालों में कितना विकास कार्य हुए हैं। अगर विकास की बात करें तो पहले तो विकास के नाम से मुझे बीजेपी का चेहरा याद आ जाता है, क्योंकि ये विकास का मुद्दा बीजेपी वाले लेके आए थे। लेकिन बड़ी ही खुशी की बात समझ लीजिए या दुखी की बात समझ लीजिए, उनका विकास आज तक पैदा नहीं हुआ और हमारा विकास आज तक खत्म होने का नाम नहीं आ रहा। हमने क्या नहीं किया पिछले 5 साल में, मैं आपको बताना चाहूंगा। गलियों से लेकर, नालों से लेकर, नालियां, जाली, लाइट, वाइट, कुछ दिल्ली सरकार के उससे और कुछ हमने मिलके काम किया। बड़े बड़े डस्टबिन जो कई सालों से 35 सालों से लोग एक खतरनाक कूड़े का दृश्य अपने घर के बाहर देखते थे, 500 गज में कूड़ादान बना था, उसको आज हमने कंपैक्टर मशीन में तब्दील कर दिया। सबसे बड़ी उपलब्धि। SDM कोर्ट जो हमारे MIG LIG जनता फ्लैट है, सारा रामपुरा वहां पे कवर करते हैं, वहां पे खत्ता बना हुआ था पिछले 40 सालों से। बड़ा दुर्भाग्य था कि कोई भी काम नहीं कर पाया। हमने वहां पे कॉम्पैक्टर मशीन लगाई। आज आप देखिए वहां का हाल कैसा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी रोड, और पहले जाने को नहीं मिलता था। हमने कूड़ेदान खत्म करे, कंपैक्टर इंटरनेशनल मशीनें लगाई, लाइट लोगों को मुहैया कराई, लोगों को घरों घरों में लाइट दी। हमारे तोमर जी के मार्गदर्शन के तहत लोगों को वाईफाई दिया, दिल्ली सरकार से जो वाईफाई है वो हमने दिया। तमाम तरह के काम हमने किए। और मैं बताना चाहता हूं, अगर 100 में से कोई पूछे कि 100 काम थे तो कितने काम करे, आज मैं कह सकता हूं गर्व के साथ कि मैंने और हमारे तोमर भाई साहब की उस प्रेरणा से 80-85% काम हमने कर लिए अपने एरिया के। स्थायी समिति सदस्य बनने के बाद आपका सत्र पहला था, कैसा रहा ये? देखिए, बहुत चैलेंजिंग
काम है ये भी इसका श्रेय भी मैं अपने बड़े भाई पूर्व मंत्री तोमर जी को और दुर्गेश भाई को देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि स्थायी समिति में जाने के लिए। और बहुत बड़ी अचीवमेंट रही मेरे गुरु की कि बिना किसी इलेक्शन के अनपोज में जीत गया, क्योंकि कोई सामने था ही नहीं, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई सामने आने की, तो मैं डायरेक्ट मेंबर बन गया। और उसके बाद जो चैलेंजिंग काम मेरे लिए था नहीं कहूंगा, है। पहली जो मीटिंग हुई वो तो नॉर्मल मीटिंग थी, हमारा जैन साहब जो चेयरमैन बने हैं उनको बधाई देना था। लेकिन दूसरी मीटिंग, 2 मीटिंग हो चुकी है बताऊंगा। दूसरी मीटिंग में मैंने थोड़ी सी उनकी आंखें खोलने की कोशिश करी, क्योंकि जितने भी एमसीडी वाले हैं, सच बताऊं तो वो अपनी नाकामी को जो छुपाते हैं वो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की तरफ इशारा करके छुपाते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। मैं उनको सच्चाई दिखाना चाहता हूं कि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है, सच्चाई कमी तुम्हारे अंदर है, निकम्मापन एमसीडी के अंदर है। आज स्टाफ नहीं है तो तुम्हारी वजह से नहीं है, 20 साल से तुम शासन कर रहे हो दिल्ली में, और आज ये दुर्दशा है दिल्ली की। तो ये इस तरह के मुद्दे उठाने हैं कि सफाई क्यों नहीं हो रही है, सैलरी क्यों नहीं टाइम से मिल रही है, भ्रष्ट एमसीडी में लगातार भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, ये मेरे मुद्दे रहेंगे और मैं ये मुद्दे उठाता रहूंगा। लैंडफिल की मशीनों में भ्रष्टाचार को लेकर आपकी पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं एमसीडी पर। मैं बताना चाहूंगा कि हम 3 साथी है आम आदमी पार्टी से। एक विक्की गुप्ता जी है जो बड़े भाई है हमारे, एक अजय शर्मा जी है और तीसरे हम हैं। हम 3 लोग हैं आम आदमी पार्टी से। हम तीनों ने ही उस दिन आवाज उठाई और हम तीनों ही धरने पे बैठ गए कि हम इस सभागार से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उन्होंने कोशिश करके कि ज़्यादा मामला तूल ना पकड़ जाए, हमें समझाने बुझाने की कोशिश करी। सच्चाई ये है, बलसवे की अगर हम बात करें, बलसवा लैंडफिल 80 लाख मैट्रिक टन कूड़ा, आप समझ सकते हैं 80 लाख मैट्रिक टन, पूरा शहर एक दब जाए। 80 लाख मैट्रिक टन कूड़ा वहां पर पड़ा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, इतनी लंबी बिल्डिंग कूड़े की, मैं बिल्डिंग ही कहूंगा, इतनी लंबी बिल्डिंग कूड़े की कैसे बन गई? क्या एक दिन में बन गई? नहीं, ये पिछले 15-20 सालों से बनती आ रही है और आज तक कोई उपाय नहीं किया इसको खत्म करने का। लेकिन आज जो ये उपाय लेके आए हैं उसका खर्चा 18 लाख रुपए पर मंथ का है, जो कि आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2020 में सेम खर्चा जो ये कूड़े को हटा रहे थे, रिमूव कर रहे थे, जला रहे थे, उसका खर्चा 6,29,000 रुपए आ रहा था पिछले साल। तो क्या एक साल में इतने रेट बढ़ गए? क्या एक साल में मेंटेनेंस इतनी बढ़ गई? क्या मशीनरी इतनी बढ़ गई? क्या पेट्रोल के रेट इतने बढ़ गए? लेकिन आज 18 लाख करके ये तो टोटल घपला करना चाह रही है। दूसरी बात, इन्होंने 1 साल का टारगेट दिया है। 1 साल का चैलेंज करता हूं, इनकी जो मशीन है 5,000 मैट्रिक टन हटा सकती है। आज की जो सिचुएशन है, जो ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उससे 1 महीने का 5,000 टन हट सकता है। 12 पंजे 60, 1 साल में सिर्फ 60,000 ही टन होगा, बाकी जो कूड़ा वहीं का वहीं रहेगा। तो टोटली भ्रष्टाचार है। पहले तो ये अमाउंट बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज, जो टेंडर आप लोगों ने दिया है वो किसी भी हालत में 80 लाख मैट्रिक टन नहीं, आपने पेमेंट 80 लाख की दी है, लेकिन जो एवरेज आ रही है वो 60 लाख मैट्रिक टन हटेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, मैं ये जानना चाहता हूं कि उस कूड़े को मापने का कोई पैमाना है? सपोज करो कंपनी कहती है जी हमने 50 लाख मैट्रिक टन हटा दिया, हम कैसे अज्यूम करेंगे, हम कैसे मेजर करेंगे? वो पेपर में दिखा देंगे कि आज हमने 50 लाख टन हटा दिया और 20 लाख टन पड़ा है, क्या पता 40 टन हो, कोई पैमाना नहीं है। चौथी अहम बात, 32 कंपनी को अलग से टेंडर दे दिए गए हैं। तो टोटल मिला के इतना बड़ा भ्रष्टाचार इसमें है। मैं बताना चाहूंगा, ये अगर पूरे बारीकी से जांच करे तो 1,000 करोड़ का घोटाला बलसवा लैंडफिल के अंदर मिलेगा। आपके क्षेत्र में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, इसको दूर करने की क्या योजना है आपके पास? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि वही पॉपुलेशन वाली बात है। पॉपुलेशन को देखते हुए पार्किंग की समस्या आज बन रही है। हमारी दिल्ली सरकार ने भी बहुत अहम मुद्दे उठाए हैं, पार्किंग बननी शुरू कर दी है। हम लोग भी अब जैसे कोशिश ये है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग अच्छी सत्ता में आए तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा पार्किंग का रहेगा। हमारे जितने आज एमसीडी के अंदर, एमसीडी के पास जितनी जमीन, बढ़िया जमीन है एमसीडी पे, उतनी किसी के पास नहीं है। आज आप जेई का ऑफिस देख लो, हॉर्टिकल्चर का ऑफिस देख लो, बारात घर देख लो, बैंक्वेट हॉल देख लो, सरकारी स्कूल देख लो, मेन लोकेशन पे अगर प्रॉपर्टी है तो एमसीडी के पास है। और
इन प्रॉपर्टी के जिनके मैंने नाम लिए हैं किसी के पास भी पार्किंग नहीं है, जबकि 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 हजार गज की प्रॉपर्टी है। आप ये सोचो, एक मेरे वार्ड में ऐसी 10 प्रॉपर्टी है जो 10,000 गज भी है, जो 5,000 गज भी है, जो 4,000 गज भी है, जो 3,000 गज भी है। इन 5 प्रॉपर्टी में अगर मैं एक अंडरग्राउंड पार्किंग दे देता हूं एक सिंगल फ्लोर की, तो मैं समझता हूं ये समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए दूरदर्शिता चाहिए, जो दिल्ली में शासन कर रहे हैं बीजेपी वाले, उनके पास नहीं है। तो ये काम भी हम करके दिखाएंगे, लेकिन थोड़ी सी हमें पावर चाहिए और थोड़ा समय चाहिए। बरसात में दिल्ली की भयावह दुर्दशा हो जाती है और हर बार हम लोग आपसे सवाल करते हैं, क्या हर बार सवाल ही पूछने पड़ेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली का इसमें दोष नहीं है। ठीक है, बरसात ज्यादा होती है तो दिल्ली में पानी भर जाता है, कई जगह भरता है, लेकिन समय समय पे हमारी पीडब्ल्यूडी टीम जो है, फ्रंट फाइटर कहूंगा, पीडब्ल्यूडी वालों को मैं फ्रंट फाइटर ही कहूंगा, बेचारे 24 घंटे रोड पे रहते हैं। रोड रिपेयरिंग है, रोड सफाई है, नाला है, सीवर है, हमेशा आप देखो पीडब्ल्यूडी रोड पे रहते हैं और इमीडिएटली एक्शन से काम करते हैं। आज दिल्ली के अंदर सारी जगहों पे हमने सफाई करा दी है, पीडब्ल्यूडी ने बहुत बेहतरीन तरीके से करा दी है। लेकिन दिल्ली का स्ट्रक्चर ऐसा है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो खुद अपने ऊपर डिपेंड नहीं है। दिल्ली ऐसी सिटी है जो अपने ऊपर खुद डिपेंड नहीं है, हमें डिपेंड रहना पड़ता है दूसरे राज्यों पे। पानी चाहिए तो हमें हरियाणा पे डिपेंड करना। ऐसे ही दिल्ली की निकासी है, दिल्ली की निकासी में पानी आज अगर निकासी चाहिए तो दूसरे राज्य में जाती है, तो कहीं इस तरह का बाहर से हमें सपोर्ट नहीं मिलता जो मेन नाले में जाके कन्वर्ट हो जाए। तो ये लोग हम लोग संभाल रहे हैं और बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। ठीक है, 2-4 दिन दिक्कत हो जाती है, हमें पता है कि बारिश, अगर पूरे दिन बारिश हो रही है तो आधा 1 घंटा थोड़ा सा पानी भर जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। भविष्य में क्या योजना है? भविष्य में देखो, एक तो सबसे बड़ी बात पार्किंग की, जो हमने आपको बताई, पार्किंग हमें बनानी है और बहुत बड़े लेवल पार्किंग बनानी है ताकि कोई दिक्कत ना आए। दूसरी चीज, जितने भी हमारे काम रह गए हैं, छोटे छोटे कोई भी काम है, वो हमें काम कोशिश करना है, कोशिश नहीं पूरा, मतलब अगले साल आते ही हम पूरा काम उसको कंप्लीट कर देंगे, जो हमारे काम बैलेंस रह गए हैं। इसके अलावा जो मेरे वार्ड में कितनी कोई भी कमी पेशी है, कहीं अभी आपने देखा होगा कई जगह क्या होता है, अंधेरा है। अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है, आप एनडीए बिल के खंभे पे ही लाइट लगा सकते हो, अपने घर पे नहीं लगा सकते। हमने वो काम भी कर दिखाया। लेकिन आज जहां कहीं हम रह गए हैं तो वो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार कंप्लीट हो जाए, मतलब पूरे वार्ड में खुशहाली हो, ऐसा हमारा लक्ष्य रहेगा। तो हमारे साथ ये बात कर रहे थे रामपुरा वार्ड के निगम पार्षद राजीव यादव।